कहानी की शुरुआत होती है जहां हमारी फीमेल लीड यान फूजू को एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हुए देखते हैं। जैसे ही वो अपने प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट देखती हैं, तो वो हैरान रह जाती हैं और डर भी जाती हैं क्योंकि उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे और वो ये बात अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे कुछ समय पहले यान फूजू नशे की हालत में थी और वो फेंग सूजू से टकराई थी और उसने फेंग सूजू से मदद मांगी थी, जिसके बाद उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं और उन्होंने एक साथ समय बिताया था। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं कि यन फूजू फेंग सूजू के बारे में सोचती हैं और उसे समझाती हैं कि वो शायद फेंग सूजू के बच्चे के साथ ही प्रेग्नेंट है। लेकिन तभी उसकी मम्मी उसे आवाज देती है और कुछ करने के लिए कहती हैं। जब यान फूजू अपनी मम्मी को बताती हैं कि उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो उसकी मम्मी उसे चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम घर में बैठी मत रहो, चुपचाप जाओ और डिलीवरी करके आओ। अपनी मम्मी की बात सुनने के बाद यन फूजू परेशान हो जाती है और सोचती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मैं इतना भारी वजन उठाऊंगी तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को इस सच्चाई के बारे में नहीं बता सकती। अगला सीन हमें यन फूजू को दिखाता है जो डिलीवरी करने के लिए एक होटल के बाहर जाती है। जब वो डिलीवरी का कंटेनर उठा रही होती है तो वो बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता है। उस इंसिडेंट की वजह से फेंग सूजू भी वहां मौजूद होता है और फेंग सूजू यन फूजू को देखकर उसे पहचान लेता है और उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उस दिन वो रात को था। फेंग सूजू यन फूजू की मदद करने के लिए वो बड़ा सा कंटेनर उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर रखने लगता है और तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर वहां आ जाता है। रेस्टोरेंट का मैनेजर फेंग सूजू को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, सर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? जिस पर फेंग सूजू कहता है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर रख रहा था, तुम इस लड़की को इसके पैसे दो। उसके बाद वो मैनेजर यन फूजू को उसके पार्सल के पैसे दे देता है। मैनेजर के वहां से जाने के बाद यन फूजू फेंग सूजू से कहती है, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। फेंग सूजू जब पूछता है, तुम किस हेल्प की बात कर रही हो, तो यन फूजू बताती है कि वो प्रेग्नेंट हैं। फेंग सूजू को लगता है कि यन फूजू उससे पैसे मांगने आई है, लेकिन जब यन फूजू बताती है कि मुझे अबॉर्शन करवाने के लिए किसी फैमिली मेंबर की साइन चाहिए, तो क्या तुम मेरे अबॉर्शन के फॉर्म पर अपनी साइन कर दोगे, क्योंकि मैं ये सच्चाई अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकती। ये सुनकर फेंग सूजू हैरान रह जाता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो तो तुम उसे अबॉर्ट नहीं कर सकती। तुम चाहो तो बच्चा मुझे दे देना, लेकिन मैं ये सब नहीं होने दूंगा। उसके बाद यन फूजू बताती है, मैं ये सच्चाई अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकती। फिर फेंग सूजू यन फूजू से कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ ही रहो जब तक तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मेरे घर में रह सकती हो। जिस पर यन फूजू कहती है, ये नहीं हो सकता है, मेरे मम्मी पापा को मैं क्या कहूंगी। वो लोग कुछ देर इसी तरह बातें करते हैं, जिसके बाद यन फूजू डिसाइड करती है कि वो कुछ महीनों तक अपने घर पर रहेगी। उसके बाद वो फेंग सूजू के घर रहने चली जाएगी। फेंग सूजू उसके बाद यन फूजू को डॉक्टर के पास ले जाकर उसका चेकअप कराता है। अगले सीन में हम यन फूजू और फेंग सूजू को देखते हैं, जहां फेंग सूजू यन फूजू से उसका नंबर मांगता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। इसके बाद यन फूजू अपने घर चली जाती है। यन फूजू जब घर जाती है तो उसकी मम्मी उसे बहुत चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया, डिलीवरी के पैसे कहाँ हैं? यन फूजू की मम्मी अक्सर यन फूजू पर चिल्लाती रहती है, जिस वजह से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी बार बार उसे काम कहती हैं और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। यन फूजू को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वो अभी काम कर रही है, उसके बावजूद उसकी मम्मी उसे और काम दे रही है। वो गुस्से में आकर जब अपनी मम्मी को कहती है, आप मेरे भाई से तो कोई काम नहीं कराती, तो फिर मुझसे ये काम क्यों कराती हो? तो ये सुनकर यान फूजू की मम्मी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे चिल्लाने लगती है। यन फूजू को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसकी मम्मी उसके भाई से कोई काम नहीं कराती और उससे पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करवाती ही रहती है। कभी डिलीवरी का काम, कभी सफाई का काम, कभी कपड़े धोने का काम। यन फूजू और उसकी मम्मी की लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद यन फूजू चिल्लाते हुए कहती है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ये कहते हुए वो वहां से भाग जाती है। यन फूजू जब रोते हुए सड़क पर भाग रही होती है तो उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन तभी वहां फेंग सूजू आ जाता है और उसे बचा लेता है। फेंग सूजू यन फूजू को डांटता है और कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगी, तो फिर तुम ऐसे क्यों भाग रही थी? जिस पर वो बताती है, मैं घर छोड़ रही हूँ और मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। इसके बाद फेंग सूजू यन फूजू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। यन फूजू जब फेंग सूजू की कार में होती है तो उसे नींद आ जाती है, जिसकी वजह से उसे कोई होश नहीं रहता कि वो फेंग सूजू के घर कब पहुंच गई।
फेंग सुजू यन फुजू को कार में से उठाकर रूम में सुला देता है, जिसके बाद वो अपने घर के हाउस वर्कर को कहता है, लड़कियों के कुछ कपड़े और फुटवेयर तुम खरीद कर ले आओ। ये सुनकर उसकी हाउस हेल्प बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी फेंग सुजू ने किसी भी लड़की को अपने घर पर नहीं बुलाया था। असल में उसके घर पे काम करने वाली हाउस हेल्प उसकी बहुत ही फिक्र करती है और हमेशा से ही उसका ध्यान रखती आई है। इसीलिए ये देखकर कि वो लड़की को साथ में ले आया है और उसकी इतनी फिक्र कर रहा है, उस हाउस हेल्प को अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद जब यन फुजू की नींद खुलती है तो उसके पास उसकी मम्मी का फोन आता है, जो उसे फिर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम घर छोड़कर चली गई हो तो अब वापस कभी मत आना और बेहतर होगा अगर तुम बाहर ही कहीं मर जाओ। ये सुनकर यान फुजू को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए अपना फोन तोड़ देती है। इसके बाद फेंग सुजू उसे समझाता है कि उसे आज के बाद किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वो यहाँ पर आराम से रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ फेंग सुजू अपने असिस्टेंट को यान फुजू के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है और जब फेंग सुजू को यान फुजू के पास के बारे में पता चलता है तो वो सोचता है कि यान फुजू ने आज तक बहुत कुछ सहा है और अब वो उसे बिल्कुल उदास नहीं होने देगा। वो चाहता है कि अब से यन फुजू हमेशा खुश रहे। अगले सीन में हम फेंग सुजू और यन फुजू को देखते हैं, जहाँ फेंग सुजू यन फुजू के लिए एक केक लाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। यन फुजू जब उस केक को टेस्ट करती है तो कहती है, ये केक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और फिर अपनी झूठी चम्मच से फेंग सुजू को भी वो केक टेस्ट करने के लिए कहती है। पहले तो फेंग सुजू हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो केक खा लेता है और तब यान फुजू सोचती है कि फेंग सुजू ने उसे इनडायरेक्टली किस किया है, क्योंकि फेंग सुजू ने उसका झूठा केक खाया है। अगले सीन में हम यन फुजू और फेंग सुजू को देखते हैं, जहां फेंग सुजू यन फुजू को एक नया फोन दिलाने के लिए ले जाता है। तभी कुछ लोग फेंग सुजू और यन फुजू को साथ में देखकर उनकी फोटो खींचने लगते हैं। हालांकि यान फुजू ने अपना चेहरा छुपा रखा होता है, फिर भी लोग उसकी फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देते हैं और इसकी हेडलाइन में लिखते हैं कि एक लड़की ने चेन शी युएन से उसके बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश की, और ये कहकर लोग यन फुजू की बेइज्जती करते हैं। जब यन फुजू ये सब इंटरनेट पर देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो सारे ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहती है कि ये लड़की बुरी नहीं है, ये अच्छी है। इस वजह से लोगों को शक हो जाता है कि यन फुजू ही वो लड़की है जो फेंग सुजू के साथ घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम चेन शी युएन को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी असिस्टेंट को कहता है कि फेंग सुजू के साथ जो लड़की घूम रही थी उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दो, और इंटरनेट पर उसके बारे में गलत गलत बातें लिखने के लिए कहता है ताकि उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो। अगले सीन में हम यन फुजू को देखते हैं, जब वो घर पर आराम कर रही होती है तब उसकी बेस्ट फ्रेंड फूजी उसे फोन करके बताती है कि उसके घर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ है और सब उसका नाम जोर से चिल्ला रहे हैं। उसके बाद यान फुजू फेंग सुजू के घर से अपने घर वापस जाती है और देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं। जब वो उन लोगों को भगाने की कोशिश करती है तो वो लोग यान फुजू की बेइज्जती करते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। ये सुजू भी आ जाता है और फेंग सुजू यान फुजू को लेकर हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि इस बार यान फुजू लकी रही, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ और बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली बार से आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फेंग सुजू यान फुजू और फूजी फूजी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर पे फूजी फूजी यान फुजू से पूछती है, तुम्हारा और फेंग सुजू का क्या रिश्ता है? जिस पर यान फुजू उसे बच्चे के बारे में सच नहीं बताती, सिर्फ ये कहती है, तुम मेरी फिक्र मत करो, फेंग सुजू मेरा ध्यान रखता है। वो लोग कुछ देर इसी तरह बातें करते हैं, जिसके बाद वो लोग खाना खाने लग जाते हैं। अगले सीन में हम फेंग सुजू को देखते हैं, जब उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि ये सब अफवाहें और बातें यन फुजू के बारे में चेन शी युएन ने लिखवाई थी और जानबूझकर यन फुजू को ट्रोल कराया है। ये सुनकर फेंग सुजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को कहकर चेन शी युएन को हर जगह से बैन करवाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चेन शी युएन को देखते हैं। चेन शी युएन के असिस्टेंट जैसे ही उसे बताता है कि इंटरनेट पर उसकी ट्रोलिंग हो रही है और सब लोग उसके बारे में गलत गलत बातें लिख रहे हैं, तो चेन शी युएन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही उसकी असिस्टेंट उसे ये भी बताती है कि फेंग सुजू पूरी तरह से यन फुजू की तरफदारी कर रहा है और फेंग सुजू के कहने पर ही इंटरनेट पर उससे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। अगले सीन में हम चेन शी युएन को देखते हैं, जो यान फुजू के घर पर उसके मम्मी पापा से मिलने जाता है और कहता है, आपकी बेटी के कारण आपको ये सब सहना पड़ रहा है। वो अगर मेरे खिलाफ ऐसे ही चलती रही तो आपको और भी बदनामी सहनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अकेला छोड़ दूं, तो आप न्यूज़ वालों के सामने जाकर एक स्टेटमेंट दें और बोलें कि आपकी बेटी एक बहुत ही गंदे कैरेक्टर की लड़की है और उसने एक शादीशुदा लड़के को फंसाने की कोशिश की है। इसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर यन फुजू के पापा उसकी मम्मी को मना करते हैं।
लेकिन यान फुजू की मम्मी कोई बात नहीं सुनती और चेन शी युएन ने जो भी कहा है वो सब करने के लिए हाँ कर देती है। चेन शी युएन के वहां से जाने के बाद हम यान फुजू के मम्मी पापा को बात करते हुए देखते हैं, जहां यान फुजू के पापा उसकी मम्मी को कहते हैं, तुम उसकी माँ नहीं लग रही हो, जैसे हिसाब से तुम यान फुजू के बारे में बात कर रही हो। ये सुनकर यान फुजू की मम्मी कहती हैं, वैसे भी मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, ये बात तुम भिजाते हो, और अगर मेरा एक स्टेटमेंट दे देने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं तो मैं वो स्टेटमेंट दे दूंगी, और वैसे भी यन फुजू मेरी असली बेटी नहीं है कि मैं उसके बारे में इतना सोचूं। अगले सीन में हम यन फुजू को देखते हैं जो रात में सो रही होती है। तभी बहुत ज्यादा बिजली कड़कने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। यन फुजू की आवाज सुनकर फेंग सुजू भागता हुआ उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो यन फुजू उससे बताती है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। इसके बाद फेंग सुजू कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी ही देर में चावल लेकर आता हूँ, फिर मैं यहीं सो जाऊंगा, जिससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। फेंग सुजू जब नहाने जाता है तो यान फुजू को रूम में अकेले डर लगता है, जिस वजह से वो उठकर बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में फेंग सुजू भी नहीं आ जाता है, लेकिन जब फेंग सुजू को ऐसा देखकर यान फुजू शर्मा जाती है और उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो गिरने वाली होती है, लेकिन फेंग सुजू उसे पकड़ लेता है। इन सबके बीच में फेंग सुजू का टॉवल गिर जाता है और यान फुजू फेंग सुजू को इस हालत में देखकर और ज्यादा शर्मा जाती है। वो तुरंत भागकर रूम में वापस चली जाती है। अगले दिन यान फुजू के पास उसकी दोस्त फूजी फूजी का फोन आता है और वो दोनों फेंग सुजू के बारे में बात कर रहे होते हैं। फूजी फूजी कहती है, तुम्हें फेंग सुजू से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करता है और तुम्हें भी पता है कि वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। इस पर यान फुजू पूरे दिन इस बारे में सोचती रहती है और फेंग सुजू से थोड़ी दूरियां बनाने की कोशिश करती है। रात को जब फेंग सुजू ऑफिस से आता है तो वो यान फुजू के लिए एक खास नूडल्स बनाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे स्पेशल नूडल्स बना रहा हूँ। ये सुनकर यान फुजू हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? जिस पर फेंग सुजू कहता है, मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड देखा था। फिर वो यान फुजू को एक बहुत ही सुंदर नेकलेस गिफ्ट देता है। ये सब देखकर यान फुजू बहुत ही जज्बाती हो जाती है और रोने लगती है। फेंग सुजू उसे चुप कराता है और कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। इन सब के बाद यान फुजू फूजी फूजी को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो फेंग सुजू से प्यार करने लगी है और वो एक बार कोशिश करना चाहती है कि अगर फेंग सुजू भी उसे प्यार करता है या नहीं। फूजी फूजी कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और हॉट सी ड्रेस लाऊंगी। तुम उसे पहनकर फेंग सुजू के सामने जाना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग सुजू को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। उसके दोस्त बार बार उससे चिढ़ाते हैं, तुम हमें अपनी वाइफ से मिलवाओ। फेंग सुजू यन फुजू को कॉल करता है ये बताने के लिए कि वो अपने दोस्तों को लेकर घर आ रहा है, लेकिन यन फुजू फोन नहीं उठाती। इसलिए फेंग सुजू अपने दोस्तों से कहता है, ठीक है चलो हम घर चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा देता हूँ। वहीं पर यन फुजू फूजी फूजी के द्वारा लाई हुई एक प्यारी सी शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहनकर तैयार होती है। जैसे ही उसे गेट खुलने की आवाज सुनाई देती है, उसे लगता है कि फेंग सुजू घर आ गया है। उसे ये नहीं पता होता कि फेंग सुजू के साथ उसके कुछ दोस्त भी आए हैं और इसी वजह से वो बहुत ही प्यारे और सेक्सी तरीके से रूम से बाहर आती है। लेकिन जैसे ही वो फेंग सुजू के दोस्तों को वहां देखती है, वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और भागकर रूम में चली जाती है। फेंग सुजू के दोस्त यान फुजू को ऐसे देखकर फेंग सुजू को फिर से चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन फेंग सुजू अपने दोस्तों को वहां से जाने के लिए कह देता है। थोड़ी देर बाद फेंग सुजू यान फुजू के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। यान फुजू कहती है, मुझे पता है फेंग सुजू कि तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यान फुजू अपने प्यार का इजहार करते हुए फेंग सुजू से कहती है, मुझे पता है कि तुमने मेरे जैसी लड़कियां पसंद नहीं की हैं और इसलिए मैं अगर बेबी होने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर फेंग सुजू बहुत जज्बाती हो जाता है और यान फुजू को गले लगा लेता है। फिर वो यान फुजू से कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब से हम दोनों साथ में ही रहेंगे। इसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। अगले दिन जब फेंग सुजू कुछ काम कर रहा होता है तो यान फुजू फेंग सुजू के पास जाती है और कहती है, क्या अब हम रिलेशनशिप में हैं? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? जिस पर फेंग सुजू हाँ कहता है। यान फुजू कहती है, मुझे पिछले काफी दिनों से बाहर कुछ खाने का मन हो रहा है, तो क्या हम डेट पर जा सकते हैं? इस पर फेंग सुजू हाँ कहकर यान फुजू को डेट पर ले जाता है। लेकिन जब दोनों खाना खाने बैठे होते हैं तब वहां यान फुजू का भाई येन चेन मिलता है। येन चेन यान फुजू को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये लड़का कौन है?
थोड़ी देर बात करने के बाद येन चेन वहां से चला जाता है। येन चेन वहां एक लड़की के साथ आया होता है और वो लड़की फेंग सुजू को पहचान लेती है और येन चेन को कहती है ये बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है। इसे सुनकर येन चेन पैसे की लालच में अपनी बहन यान फूजू से बहुत ही प्यार से बात करने लगता है और कहता है क्यों ना तुम थोड़ा पैसा लेकर मुझे दे दो। यान फूजू येन चेन को टालने के लिए उसे उस वक्त टोक देती है, लेकिन बाद में वो परेशान होती है कि वो ये बात अपने मम्मी पापा से कैसे छुपाएगी, क्योंकि एक बार येन चेन को पता चल गया तो वो उन्हें जरूर बताएगा। अगले सीन में हम यनफूजू को देखते हैं जो अपने घर पर अपने मम्मी पापा से मिलने जाती है, लेकिन उसकी मम्मी उसे बार बार बहुत ही ज्यादा चिल्लाती हैं और कहती हैं हमारे परिवार में पैसे की थोड़ी समस्या हो रही है, इस वजह से तुम्हें तुम्हारे पापा के एक दोस्त से शादी करनी होगी। बदले में वो हमें $10,000 देंगे और इसकी मदद से हम अपने बिजनेस को फिर से सेट कर सकते हैं। ये सुनकर यनफूजू को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि उसके मम्मी पापा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब यनफूजू अपनी मम्मी की बात मानने से मना कर देती है तो उसकी मम्मी उसे चिल्लाते हुए कहती हैं या तो तुम इस घर से निकल जाओ और हमसे सारे रिश्ते तोड़ दो, या फिर तुम अपने पापा के दोस्त से शादी कर लो। तुम्हारे पास यही दो ऑप्शन हैं और इनके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर यनफूजू और भी ज्यादा उदास हो जाती है। यनफूजू की मम्मी यनफूजू को एक पेपर देते हुए कहती हैं ये एग्रीमेंट पेपर है और इसमें तुम साइन करोगी तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रहोगी। इसके बाद हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बचेगा। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम इस पेपर पर साइन कर रही हो या फिर अपने पापा के दोस्त से शादी कर रही हो। ये सब सुनकर यानफूजू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए कहती मुझे आपसे आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे पता है आप बचपन से ही मुझे प्यार नहीं करते और ये सब इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। आप हमेशा मेरी भाई को प्यार करते थे, उसे अच्छा खाना खिलाते थे और उसके लिए नए कपड़े दिलाते थे, लेकिन आपने कभी मुझे अच्छा खाना नहीं खिलाया, ना मुझे कपड़े दिलाए और हमेशा उससे काम करवाते थे। यानफूजू अपनी मम्मी की बातों से बहुत उदास होती है और रोते हुए उन पेपर पर साइन कर देती है। येन चेन बार बार अपने मम्मी पापा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मम्मी उसे चिल्लाती हैं और चुप करा देती हैं। जब यानफूजू एग्रीमेंट पर साइन करके वहां से चली जाती है तो उसकी मम्मी कहती हैं अच्छा हुआ, मैं थक गई थी इस लड़की को संभालते संभालते। थोड़ी देर बाद यानफूजू वापस फंगसुजू के साथ अपने मम्मी पापा के पास आती है। फंगसुजू यानफूजू के मम्मी पापा से कहता है अगर आप यानफूजू से रिश्ता तोड़ रहे हैं तो आपको एक अच्छे से एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। उसके बाद वहां पर थोड़ी देर इसी तरह बहस चलती रहती है और यानफूजू की मम्मी बार बार यानफूजू और फंग चिल्लाती हैं। येन चेन कोशिश करता है कि वो अपने मम्मी पापा को बताए कि यानफूजू से अच्छे से बात करने में ही फायदा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। थोड़ी देर बाद फंगसुजू अपने असिस्टेंट को कॉल करके एक आधिकारिक एग्रीमेंट पेपर बनवाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में फेंगसुजू का असिस्टेंट वहां पेपर लेकर आ जाता है और एक सूटकेस में कुछ पैसे भरता है। फेंगसुजू यानफूजू की मम्मी को वो पेपर देते हुए कहता है आप इस पेपर पर साइन कर दें, जिसके बाद आपका और यानफूजू का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और ये पैसे भी रख लीजिए। आज के बाद आपको यानफूजू के आसपास आने की जरूरत नहीं है। यानफूजू की मम्मी लालच में इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो पैसे लेकर तुरंत ही पेपर पर साइन कर देती हैं। इसके बाद फेंगसुजू यानफूजू को अपने साथ ले चलता है। फेंगसुजू और यानफूजू के वहां से जाने के बाद येन चेन अपनी मम्मी को बताता है कैसे वो जो आदमी अभी हमारे घर पर आया था वो बहुत ही अमीर आदमी है और उसके लिए ये पैसे कोई मायने नहीं रखते। हम लोग उनसे बहुत ज्यादा पैसे ले सकते थे, लेकिन आपने जल्दबाजी में ही पैसे लिए। इस पर यानफूजू की मम्मी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती हैं यानफूजू मेरी बेटी है तो मैं यानफूजू को वापस घर पर लाऊंगी, और अगर फंगसुजू चाहता है कि यानफूजू उसके साथ रहे तो उसे मुझे और पैसे देने होंगे। अगले सीन में हम फंगसुजू और यानफूजू को देखते हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं वहीं पर पहले से ही फेंगसुजू की मम्मी मैडम सुजू उनका इंतजार कर रही होती हैं। मैडम सुजू को देखकर फंगसुजू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर मैडम सुजू जवाब देती है मैं इतने टाइम से अपने बेटे से नहीं मिली, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैडम सुजू यानफूजू की तरफ देखते हुए कहती हैं कितनी प्यारी लड़की है फेंगसुजू, तुम्हारी पसंद बहुत ही अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ आंटी वेन फेंगसुजू से कहती हैं मैंने मैडम सुजू को कुछ नहीं बताया। ये सुनकर मैडम सुजू फेंगसुजू को डांटने लगती है तुम आंटी वेन को परेशान क्यों करते हो? यहाँ पर मैं खुद अपने आप आई हूँ और आंटी वेन ने मुझे कुछ नहीं कहा था। क्या एक माँ अपने बेटे के घर नहीं आ सकती? फेंगसुजू कहता है मैं आपको अच्छे से जानता हूँ मम्मी, लेकिन मैडम सुजू अपने बेटे को चुप करा देती हैं और यानफूजू को प्यार से अपने पास ले जाकर बैठ जाती हैं। वो कहती हैं क्या फेंगसुजू तुम्हें परेशान करता है? और बार बार फेंगसुजू के बारे में यानफूजू से बातें करने लगती हैं। यानफूजू को भी फेंगसुजू की मम्मी से बहुत शर्म आती है।
तभी फेंग सुजू की मम्मी यान फूजू से कहती हैं, बेटा तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर फेंग सुजू और आंटी वेन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आंटी वेन भागकर यान फूजू के पास जाती है और कहती हैं, क्या सच में आप प्रेग्नेंट हैं? जिस पर यान फूजू हाँ कहती है। फेंग सुजू जब पूछता है, आपको कैसे पता चला कि यान फूजू प्रेग्नेंट है, तो उसकी मम्मी कहती हैं, मेरी एक दोस्त वही हॉस्पिटल में काम करती है जहां तुम चेकअप के लिए गए थे और उसने मुझे बताया कि तुम एक लड़की को लेकर आए थे जो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं इससे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। थोड़ी ही देर बाद फेंग सुजू की मम्मी यान फूजू को एक लकड़ी का बोर्ड गिफ्ट में देती है और कहती हैं, अगर फेंग सुजू तुम्हें कभी भी परेशान करे तो तुम इसका उपयोग करके उसे मार सकती हो। इस पर सब लोग हंसते मजाक करते हैं और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। फेंग सुजू की मम्मी फेंग सुजू को चेतावनी देती हैं, मैंने गलती से तुम्हारे दादाजी के सामने ये बात बोल दी थी और मुझे लगता है कि तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलने के लिए आएंगे, इसलिए तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर फेंग सुजू घबरा जाता है। फिर फेंग सुजू की मम्मी आंटी वेन से कहती हैं, आज तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आज मैं यन फूजू के लिए खाना खुद बनाऊंगी। वो प्रेग्नेंट है और मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा खाना खाएं और मैं खाना अपने हाथ से बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर यन फूजू को अच्छा लगता है और वो फेंग सुजू की मम्मी के लिए दिल से धन्यवाद करती है। सब मिलकर खाना बनाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। यन फूजू और फेंग सुजू के लिए ये एक नया और प्यारा पल बन जाता है। अगले सीन में हम फेंग सुजू को देखते हैं जो यान फूजू को लेकर अपने परिवार से मिलवाने जाता है। यान फूजू को देखकर फेंग सुजू के सभी परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। फेंग सुजू के दादाजी प्यार से यान फूजू का स्वागत करते हैं, जबकि फेंग सुजू की आंटी यान फूजू को देखकर हैरान रह जाती हैं। उन्हें कुछ अजीब लगता है और वो यान फूजू से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद फेंग सुजू के मम्मी पापा और उसका भाई भी आ जाता है। सभी लोग यान फूजू से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि यान फूजू की वजह से फेंग सुजू अब थोड़ा मैच्योर बर्ताव करने लगा है। फेंग सुजू का भाई यान फूजू के पास जाकर दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग सुजू उसे मजाक में भगा देता है। अगले सीन में हम सभी को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहां फेंग सुजू के दादाजी यान फूजू का परिवार में स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी अदा करते हैं। वो कहते हैं, आज से तुम हमारे घर की बेटी हो। सभी लोग यान फूजू को फेंग सुजू से जल्दी शादी करने की सलाह देते हैं। दूसरे सीन में हम फेंग सुजू को बाकी परिवार वालों के साथ देखते हैं, जबकि यान फूजू रूम में आराम कर रही। फेंग सुजू अपने परिवार वालों को बताता है कि यान फूजू के मम्मी पापा उसे बहुत बुरी तरह रखते थे और उससे ज्यादा काम करवाते थे, यहाँ तक कि यान फूजू को पैसे के लिए बेचने वाले थे। ये सब सुनकर फेंग सुजू के परिवार वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो फेंग सुजू से कहते हैं, तुम यन फूजू को कह दो कि वो अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दे और उनसे कभी न मिले। ये सुनकर फेंग सुजू कहता है, मैं ये सब पहले ही कह चुका हूँ। यन फूजू अपने परिवार से पहले ही सारे रिश्ते तोड़ चुकी है, क्योंकि वो खुद भी इन सब चीजों से परेशान हो गई थी। लेकिन मुझे डर है कि जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो यान फूजू के घर वाले जरूर पैसे के लिए हमारे पास आएंगे। ये सुनकर फेंग सुजू की मम्मी और भाई दोनों ही गुस्सा होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आने दो जिन्हें आना है। यान फूजू अब से हमारे घर की बेटी है और उसका ध्यान रखना हमारा काम है। अगले दिन जब यान फूजू उठती है और बाकी परिवार के लोग लंच टेबल पर जुटते हैं, तो एक एक करके फेंग सुजू के परिवार वाले उसे गिफ्ट देने लगते हैं। दादाजी सबसे पहले यान फूजू को उनका फैमिली हेयरलूम देते हैं। उसके बाद फेंग सुजू की मम्मी यान फूजू को कुछ गिफ्ट्स देती हैं और फिर फेंग सुजू के पापा और अन्य लोग एक एक करके यान फूजू को कुछ न कुछ गिफ्ट में देते हैं। इस पर यान फूजू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सबको थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में जब यान फूजू अकेली गार्डन में बैठी होती है तो फेंग सुजू की आंटी वहां आकर यान फूजू से बातें करने लगती हैं और अजीब अजीब सवाल पूछती हैं, जैसे उसकी उम्र, वो कहाँ रहती थी, उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, वगैरह। फेंग सुजू की आंटी के चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन नजर आती है। तभी वहां फेंग सुजू आ जाता है और यान फूजू को अपने साथ ले चलता है। अगले सीन में हम फेंग सुजू की आंटी को ली यू जेंग से बात करते हुए देखते हैं, जहां फेंग सुजू की आंटी ली यू जेंग को बताती हैं, फेंग सुजू अभी अभी एक लड़की को अपने साथ घर लेकर आया है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो लड़की मिस श्योर जैसी दिखती है। हो सकता है वो लड़की असल में मिस श्योर की ही बेटी हो। ये सुनकर ली यू जेंग हैरान रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तब फेंग सुजू की आंटी उसे एक पैकेट में कुछ सामान देती हैं और कहती हैं, इससे तुम्हारी उलझन सुलझ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। अगले सीन में हम फेंग सुजू और यन फूजू को देखते हैं, जहां वो डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि असल में यन फूजू ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर यन फूजू बहुत खुश हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरे 2 बच्चे होंगे। फेंग सुजू भी इस न्यूज को लेकर बहुत खुश होता है।
डॉक्टर उन्हें कहता है कि तुम्हें अब अच्छे से आराम करना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम ली यूजेंग को देखते हैं जो फेंग सुजू के घर पर उसके दादाजी से मिलने जाता है। वहां वो कुछ देर फेंग सुजू के बारे में बातें करते हैं, फिर यन फूजू के बारे में बात करने लगते हैं। जैसे ही फेंग सुजू के दादाजी ली यूजेंग को बताते हैं कि यन फूजू प्रेग्नेंट है, तो ये सुनकर ली यूजेंग बहुत चिंता में पड़ जाता है। ली यूजेंग को ऐसा परेशान देखकर फेंग सुजू के दादाजी उससे पूछते हैं, तुम यन फूजू की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम बार बार मुझसे यन फूजू के बारे में सवाल क्यों पूछते हो? जिस पर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और वहां से चला जाता है। ली यूजंग का ऐसा अजीब बर्ताव देखकर फेंग सुजू के दादाजी को लगता है कि ली यूजंग नहीं चाहता कि फेंग सुजू की शादी यन फूजू से हो। इसलिए फेंग सुजू के दादाजी को फोन करके कहते हैं, तुम जल्दी से यन फूजू से शादी कर लो। मैं नहीं चाहता कि किसी और की वजह से तुम यन फूजू से शादी न कर पाओ। फेंग सुजू जब पूछता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसके दादाजी कहते हैं, अभी अभी ली यूजंग घर पे आया था और वो अजीब अजीब बातें कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जिससे तुम्हारी और यान फूजू की शादी न हो। ये सुनकर फेंग सुजू हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसके असिस्टेंट ने भी उसे बताया था कि एक आदमी उनके पीछा कर रहा है और वो आदमी असल में ली यूजेंग ही था जिसने उन्हें पीछे लगाया था। अगले सीन में हम यन फूजू को देखते हैं जो सोफे पर सो रही होती है। तभी फेंग सुजू थका हुआ ऑफिस से घर आता है। फेंग सुजू को देखकर यन फूजू थोड़ी सी खुश हो जाती है और उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो कहती है, तुम तो हमेशा सुंदर सुंदर लड़कियों के आसपास रहते हो। मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और अगर ऐसा हुआ तो मेरा और मेरी बेबी का क्या होगा? फेंग सुजू उसे संभालते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन यान फूजू इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इस पर फेंग सुजू उसे मनाने लगता है। वो दोनों बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और इस तरह उनके बीच की करीबी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगला सीन ली यूजंग का है, जहां वो अपने घर पर होता है और मिस श्योर की फोटो देख रहा होता है। उस फोटो में मिस श्योर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यन फूजू का ख्याल आता है। ली यूजंग के चेहरे पर परेशानी और उलझन नजर आती है। अगले सीन में हम माया को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से कहती है, मुझे किसी भी हाल में यन फूजू का ब्लड सैंपल चाहिए ताकि मैं उसका डीएनए टेस्ट करवा सकूं और पता कर सकूं कि क्या वो लाइफ फैमिली की सदस्य है। फिर हम फेंग सुजू और यन फूजू को देखते हैं, जहां फेंग सुजू एक रूम को ध्यान से चेक करता है और बताता है कि इस रूम में कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद यन फूजू वहां बैठ जाती है। थोड़ी देर में मैडम सुजू भी वहां आ जाती है। फेंग सुजू मैडम सुजू को देखकर हेलो मॉम कहता है और वो एक कुर्सी पर बैठ जाती है। लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठती हैं तो उन्हें एक सू देखता है, तो वो समझ जाता है कि ये किसी की चाल थी ताकि वो यन फूजू को हर्ट कर सके और उसका ब्लड सैंपल ले सके। इसके बाद मैडम सुजू वहां से चली जाती हैं। अगले सीन में फेंग सुजू और यन फूजू को देखते हैं, जहां यन फूजू परेशान होती है और फेंग सुजू से पूछती है, क्या कोई मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? फेंग सुजू कहता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन यन फूजू उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तब फेंग सुजू उसे बताता है, ली यूजंग को शक है कि तुम यिन फैमिली की बेटी नहीं हो और इसलिए वो तुम्हारा ब्लड सैंपल लेना चाहते हैं ताकि वो टेस्ट कर सकें कि तुम सच में गैंग फैमिली की बेटी हो या नहीं। ये सुनकर यन फूजू हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम माया को देखते हैं जो चेन शी युएन को अपने साथ लेकर स्टेज पर जाती है और सबके सामने बताती है, मैंने अभी अभी चेन शी युएन का ब्लड टेस्ट किया था और मुझे पता चला कि चेन शी युएन ली फैमिली की बेटी है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और चेन शी युएन के बारे में बातें करने लगते हैं। अगले दिन फेंग सुजू और यन फूजू को देखते हैं, जहां फेंग सुजू यन फूजू को हॉस्पिटल ले जाता है और बहुत प्यार से उसका ध्यान रखता है। जब यान फूजू हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटती है तो अचानक से उसे पेट में कुछ महसूस होता है और वो फेंग सुजू से कहती है, बेबी ने किक मारी। ये सुनकर फेंग सुजू बहुत खुश हो जाता है और यान फूजू के पेट पर हाथ लगाता है, बार बार कहता है, बेबी मैं तुम्हारा पापा हूँ। इसके बाद फेंग सुजू को भी यान फूजू के पेट में किक महसूस होती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम हॉस्पिटल में एक लड़की को देखते हैं जो यान फूजू की बेइज्जती करते हुए कह रही होती है, यान फूजू तुम्हारा बच्चा किसी और से प्रेग्नेंट है, न कि फेंग सुजू से। वो बार बार जोर से चिल्लाकर फेंग सुजू को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज यन फूजू सुन लेती है और जब वो हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती है तो उस लड़की से कहती है, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? तब वो लड़की यन फूजू को एक वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर यन फूजू बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उस वीडियो में वो नशे की हालत में एक रूम में जाती है और फिर वहां से निकलती है। यान फूजू को खुद पर शक होने लगता है और वो सोचती है, क्या मैंने नशे की हालत में कुछ गलत तो नहीं किया? तब भी वो इस बात को लेकर परेशान होती है, लेकिन फेंग सुजू उसे समझाता है,
हमें इन बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है और मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। अगले सीन में हम यन फूजू को आंटी वेन के साथ वॉक करते हुए देखते हैं। तभी यन चेन यन फूजू को देख लेता है और भागकर उसके पास आता है। यन चेन यन फूजू से कहता है, क्या तुम फंग सुजू से शादी कर रही हो? और फिर परिवार का वास्ता देते हुए पैसे मांगने लगता है। यान फूजू जब यन चेन को चिढ़ाकर जवाब देती है तो यन चेन प्यार से कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझ पर ऐसे गुस्सा नहीं कर सकती। इस तरह यन चेन बार बार यान फूजू से अच्छे तरीके से बात करता है। इसके बाद यान फूजू कहती है, अब तुम मुझे यहाँ मिल ही गए हो तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम डीएनए टेस्ट करवा लें। ये सुनकर यन चेन हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि यान फूजू ऐसा क्यों कह रही है। जब यन चेन यान फूजू से इस बारे में और सवाल पूछता है तो यान फूजू उसे कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। यन चेन भी भागकर यान फूजू के पीछे जाता है और दोनों जाकर डीएनए टेस्ट कराते हैं। थोड़ी देर में जब डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आता है तो यान फूजू यन चेन को रिजल्ट दिखाते हुए कहती है, देखो, इसमें हम दोनों भाई बहन नहीं हैं और न ही हम परिवार हैं, इसलिए तुम्हें मुझसे पैसे मांगने का कोई हक नहीं। ये सब देखकर यन चेन बहुत हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लगता है कि ये रिपोर्ट झूठी है। यान फूजू उसे बताती है यह सच्चाई है और थोड़ी देर में वहां पर फेंग सुजू भी आ जाता है। फेंग सुजू यान फूजू की तरफ देखते हुए कहता है, यन चेन, यान फूजू तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं है और इसलिए तुम बार बार यान फूजू को परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। फेंग सुजू यन चेन को डराते हैं और फिर यान फूजू को अपने साथ ले जाता है। अगला दिन फेंग सुजू के लिए बहुत खास था और उसका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। आज रात को उसने अपनी प्यारी यान फूजू को प्रपोज करने का सोचा था। उसकी माँ, जो थोड़ी ज्यादा ही एक्साइटेड थी, ने कहा, बेटा, तुम आज रात यान फूजू को प्रपोज करने जा रहे हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। फेंग सुजू अपनी माँ को थोड़ा चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन माँ की एक्साइटमेंट रुकने का नाम नहीं लेती। वो मुस्कुराते हुए बोलती हैं, क्या तुम तैयार हो? मैं किसी भी तरह मदद कर सकती हूँ। फेंग सुजू ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूँ माँ, मैं इस मौके के लिए तैयार हूँ। जब वक्त नजदीक आया, फेंग सुजू का दिल तेज धड़क रहा था। उसका प्लान काफी सिंपल था। वो चाहता था कि वो यन फूजू को प्यार से उससे शादी के लिए पूछे। फेंग सुजू अपनी माँ से कहता है, माँ, बस उसे पार्क ले आना, बस इतना काम करो। जिस पर मैडम सुजू कहती हैं, ठीक है, मैं जल्दी यन फूजू को पार्क ले आऊंगी। अगले सीन में हम मैडम सुजू और यन फूजू को एक पार्क में देखते हैं जहां दोनों वॉक कर रहे हैं। मैडम सुजू का ध्यान किसी को ढूंढने में होता है। थोड़ी देर बाद फेंग सुजू बहुत खूबसूरत सा बुके लेकर आता है और यान फूजू से अपने प्यार का इजहार करने लगता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर यान फूजू को शादी के लिए प्रपोज करता है। यान फूजू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फेंग सुजू को शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर घर चलते हैं। अगले सीन में हम फेंग सुजू और यन फूजू को पूरे परिवार के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। दादाजी यन फूजू से कहते हैं, अब जल्द ही बेबीज का आने का टाइम हो रहा है तो अपना ध्यान अच्छे से रखना। फेंग सुजू के मम्मी पापा भी यान फूजू को ध्यान रखने के लिए कहते हैं और कहते हैं, अब 1 महीना बचा है, तुम अच्छे से खाओ और आराम करो। सब लोग बेहतरीन समय बिता रहे होते हैं और खुश होते हैं। अगले सीन में ली यू जंग, जो फेंग सुजू के घर पर उसके दादाजी और पापा से मिलने आता है। ली यू जंग उन्हें बताता है, यान फूजू मेरी बेटी है और मैं उसका बाप हूँ। यह सुनकर दादाजी हैरान हो जाते हैं। ली यू जंग उनसे पूछता है, आप लोग शादी के लिए कौन सी डेट फिक्स कर रहे हैं? दादाजी बताते हैं, हम इस महीने के 23 तारीख को फेंग सुजू और यन फूजू की शादी करने का सोच रहे हैं। ली यू जंग दादाजी से कहता है, मुझे समझ नहीं आया कि फेंग सुजू ने मुझे क्यों नहीं बताया। दादाजी जवाब देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फेंग सुजू यन फूजू को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इसलिए यह सब कुछ फैमिली में ही रख रहा है। ये कहते हुए दादाजी यन फूजू की तारीफ करते हैं और कहते हैं, वह बहुत ही प्यारी बेटी है। फिर ली यू जंग कुछ देर बात करते हुए दादाजी से कहता है, मैं कैसे मान लूं कि आप लोग यन फूजू को अपना मान रहे हैं? क्या आप यन फूजू के नाम पर कंपनी के 1500% शेयर्स दे सकते हैं? दादाजी के कुछ जवाब देने से पहले ही फेंग सुजू आकर इस शर्त पर हाँ कर देता है। फेंग सुजू एक एक करके यान फूजू की पसंद नापसंद ली यू जंग को बताता है और कहता है, यह सब चीजें आपको भी नहीं पता हैं जो मुझे पता है। जब ली यू जंग कहता है, क्या तुम मेरी बात यन फूजू से करवा सकते हो? तो फेंग सुजू कहता है, मैं यन फूजू को वीडियो कॉल कर देता हूँ, आप उसमें यन फूजू को देख सकते हो। ली यू जंग यन फूजू को वीडियो कॉल पर देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसके आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में हम यन फूजू को देखते हैं जो अपने पापा से मिलने जाती है। वो अपने पापा से बात कर रही होती है। तभी है यन फूजू के पापा को देखते हैं जिसे धीरे धीरे होश आता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने किडनैपर से कहती है, मैं फेंग सुजू के परिवार की सदस्य हूँ, मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ।
अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो फेंग सुजू तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन उन किडनैपर्स को यान फूजू के शब्दों पर विश्वास नहीं होता। एक किडनैपर जब यान फूजू के साथ जबरदस्ती कर फूजू अपने घर पर होती है और वो नींद में बिदर जाती है और परेशान होने लगती है। इस वजह से फेंग सुजू उसे शांत करने की कोशिश करता है और फिर अपने परिवार वालों से बातें करता है। आंटी वैन फेंग सुजू और उसके परिवार को बताती है यन फूजू के पास एक लेटर आया था, उसके बाद वो वहां से चली गई थी। यन फूजू बताती है उस लेटर में लिखा था कि मेरे पापा को कैंसर है, इस वजह से मैं उनसे मिलने गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनसे मिलने के बाद मुझे किडनैप कैसे किया गया। तब फेंग सुजू की मम्मी कहती हैं जरूर यह यिन फैमिली का ही काम है। थोड़ी देर में यन फूजू वहां आ जाती है। फेंग सुजू यन फूजू को बताता है असल में तुम्हारे असली पापा ली यू जंग हैं। यह सुनकर यन फूजू हैरान हो जाती है। फेंग सुजू समझाता है माया ने डीएनए रिपोर्ट बदल दी थी, इस वजह से उसने ली यू जंग को बताया कि चेन शी युएन उसकी बेटी है, जबकि सच्चाई यह है कि ली यू जंग की असली बेटी तुम हो। यह सुनकर यन फूजू बहुत ज्यादा हैरान और इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में ली यू जंग यन फूजू से मिलने फेंग सुजू के घर पर आता है। यन फूजू ली यू जंग को देखकर और ली यू जंग यन फूजू को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां माया और चेन शी युएन भी आ जाती हैं। वहां दोनों यान फूजू को चिल्लाते हैं और ली यू जंग से लड़ते हैं कि ली यू जंग यान फूजू को अपनी बेटी न माने। चेन शी युएन जोरदार से चिल्लाते हुए यान फूजू को गलत बातें कहने लगती, तुम मेरे पापा को भी मुझसे छीनना चाहती हो। चेन शी युएन वहां बहुत ही बड़ा तमाशा करती है। देखकर ली यू जंग को गुस्सा आने लगता है। ली यू जंग अपने असिस्टेंट को कहकर चेन शी युएन को वहां से जाने के लिए कहता है। चेन शी युएन जब माया से मदद मांगती है तो माया उसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में ली यू जंग की तरफ देखती है और फिर चिल्लाती है। अगले सीन में यन फूजू और फेंग सुजू को साथ में एक मेमोरियल पर देखते हैं जहां वो फ्लावर्स रखकर जा रहे होते हैं। तब यान फूजू फेंग सुजू से कहती है मैं सोच रही हूँ हम दोनों अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत समय से अपनी शादी को टाल रहे हैं। इस पर फेंग सुजू भी हाँ कर देता है। अगले सीन में यान फूजू घर पर बहुत परेशान होती है और उसे अजीब अजीब सपने आ रहे होते हैं, जिस वजह से उसे फेंग सुजू की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। उस रात यान फूजू के लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसे पेट में बहुत दर्द होने लगता है और उसे लेबर वाली फीलिंग भी आती है। थोड़ी देर में यान फूजू की आवाज सुनकर आंटी वैन और फेंग सुजू की मम्मी वहां आ जाती हैं और उसे संभालने की कोशिश करती हैं। यन फूजू जोर जोर से रोती है और कहती है फेंग सुजू कब आएगा। फेंग सुजू की मम्मी कहती हैं तुम हिम्मत मत हारो, फेंग सुजू जल्दी यहाँ आ जाएगा। थोड़ी है और उसे पता चलता है कि फेंग सुजू का बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर फेंग सुजू की मम्मी बहुत घबराती हैं, लेकिन वो ये बात यन फूजू को बताने में हिचकिचा वो यन फूजू को झूठ कह देती हैं। फेंग सुजू 2 दिन में आएगा क्योंकि उसकी फ्लाइट डिले हो गई है। पहले तो यन फूजू को समझ नहीं आता और वो जोर से चिल्लाने लगती है और रोती है, लेकिन फेंग सुजू की मम्मी उसे संभालने की कोशिश करती है और डॉक्टर को वहां बुलाने के लिए कॉल करती हैं। अगले सीन में हम फेंग सुजू की मम्मी को देखते हैं जो रोते हुए फेंग सुजू के पापा और दादाजी को बताती हैं अभी अभी फेंग सुजू का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बहुत बुरी हालत है। यह सुनकर उनके दादाजी और पापा दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। इस दौरान हम फेंग सुजू को देखते हैं जो एक दूसरे अस्पताल में एडमिटेड होता है। तब फेंग सुजू के फोन पर आंटी वैन का फोन आता है और आंटी वैन उसे बताती है यन फूजू को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और उसे कभी भी बेबी हो सकता है। साथ ही यह भी बताती है कि अभी यान फूजू के साथ मैडम सुजू भी हैं, लेकिन यान फूजू जोर जोर से रो रही है और फेंग सुजू को बुलाने के लिए कह रही है। ये सुनकर फेंग सुजू बहुत उदास हो जाता है और यान फूजू के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब है, इस वजह से वो उठने में असमर्थ होता है। हम वापस यान फूजू पर देखते हैं जहां यान फूजू बेबी का बर्थ देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा है और उसकी कंडीशन भी बहुत खराब होती है। तब यन फूजू के फोन पर फेंग सुजू का फोन आता है और फेंग सुजू उसे कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। फेंग सुजू यन फूजू का दर्द भुलाने के लिए उससे बातें करने की कोशिश करता है और कहता है मैंने तो बच्चों का नाम भी सोच लिया है, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। फेंग सुजू से बात करते करते यन फूजू को हिम्मत मिलती है और वो पुश करती है, जिससे वो बहुत सी मुश्किलों के बाद बेबी को बर्थ दे देती है। अगले सीन में हम फेंग सुजू को देखते हैं जो व्हील चेयर पर होता है और रायना के पास बैठकर अपने बेबी को गोद में उठाकर रखता है। वो कहता है मुझे माफ करना यन फूजू, मैं तुम्हारे पास लेट आया। वो यन फूजू से माफी मांगता है और प्यार भरी बातें करता है। कहानी अब कुछ दिन आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर कहानी का अंत होने लगता है, जहाँ हम फेंग सुजू और यान फूजू को एक दूसरे से शादी करते हुए देखते हैं। दोनों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, फिर फैमिली फोटो खिंचवाते हैं और इसके साथ ही ये ड्रामा यहाँ एंड हो जाता है।